अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने ये देखा कि नैव बेस जो है उसके बिहाइंड क्या थ्योरी है और किस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर साइकिट लर्न के अंदर नैव बेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि नैव बेस जो है उसका एक वेरिएंट जिसको कि हम मल्टीनोमियल नैव बेस कहते हैं, उसको हम किस तरह से टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है मेन बेसिकली क्या होती है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है कि हमारे पास जो टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको क्लासीफाई करना चाह रहे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर स्पोर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और हम उनको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम अपने मॉडल को उन डॉक्यूमेंट्स से ट्रेन करवाते हैं और देन हम अनसीन एग्जांपल्स उसको देते हैं जिससे वो उसकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं या प्रेडिक्शन जो है वो हम करवा सकते हैं। अब मसला ये है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस फॉर्मेट में नहीं होते कि आप उसको डायरेक्टली जो है वो क्लासीफायर को दे सकें। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे हम उसको एक्चुअली किसी भी क्लासीफायर को एज इनपुट दे सकें। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे नैव बेस क्लासीफायर की या मल्टीनोमियल नैव बेस की। लेकिन किसी भी एल्गोरिदम को अगर आपने ट्रेन करवाना है फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो ये आपके लिए उस हवाले से ये बेहतर होंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि प्री प्रोसेसिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से होती है। फिर एक और मसला ये है टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, एक ही वर्ड जो है एक ही वर्ड जिसकी बेस फॉर्म है, फॉर एग्जांपल प्ले है एक वर्ड, तो वो प्लेइंग की फॉर्म में भी आ सकता है, वो प्लेड की फॉर्म में भी आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो टेक्स्ट को जब भी हम प्रोसेस करते हैं किसी मॉडल को एज इनपुट देने के लिए, ट्रेन करवाने के लिए, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं कि उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं। ये इस तरह की वेरिएशंस को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से इन चीज़ों को हम समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक टेक्स्ट कॉर्पस है, ठीक है। टेक्स्ट कॉर्पस बेसिकली कहते हैं कि जो टेक्सचुअल हमारे पास डाटा सेट होता है जिसमें एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम कॉर्पस कहते हैं। तो इस कॉर्पस के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें से 2 जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेडिकल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे मैंने नंबर दिए हुए हैं कुछ 1 से लेके 4 तक, और ये उनका टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 4 वर्ड्स हैं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से आई ऑफन प्ले बैडमिंटन, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। आई एम टेकिंग अ वैक्सीन, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है। और चौथे डॉक्यूमेंट में जस्ट एक ही वर्ड है, दैट इज़ हेडेक। अब ये जो टेक्सचुअल हमारे पास डाटा है, ये आपके पास किसी डिफरेंट फाइल्स के अंदर भी हो सकता है, ये आपके पास एक डाटा फ्रेम के अंदर भी हो सकता है, CSV फाइल के अंदर भी हो सकता है। तो खैर हमारे पास जिस भी फॉर्मेट में डाटा हो, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि रोज़ के अंदर क्या है कि ये हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ये ऊपर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये फीचर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि ये जो यहाँ से ये फीचर्स सारे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होके ये सारे फीचर्स एक्चुअली जा रहे हैं हेडिक तक। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हैं। अच्छा, ये आप यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारा जो जो हमारे फीचर्स होते हैं, ये हमारे कॉर्पस का वोकेबलरी साइज़ होता है। ठीक है, ये हमारी टोटल वोकेबलरी है। इसको मैं अगर V से रिप्रेजेंट करूँ और वोकेबलरी साइज़ जो है वो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो वोकेबलरी साइज़ है हमारे पास वो 12 है। ठीक है, इस पूरे कॉर्पस का, यानी कि इस पूरे कॉर्पस के अंदर जो यूनिक टर्म्स हैं वो 12 हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो फीचर्स होते हैं हमारे पास, इनको और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये मैट्रिक्स एक्चुअली किस तरह से बना है, ये मैट्रिक्स इस तरह से बना है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके काउंट्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो है वो आई आ रहा है। ठीक है, ठीक है,
तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट, ये जो मैट्रिक्स है ये बाइनरी भी हो सकता है कि यहाँ पे हम जस्ट कहें कि जी उसमें आई आ रहा है या नहीं आ रहा, या उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी कि लेट्स से अगर यहाँ पे आई 2 दफ़ा आ रहा होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैट्रिक्स आप इसी तरह का बनाएंगे, उसके अंदर जो वेट्स या उसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट तरीके से आ सकती हैं। वो बाइनरी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो टर्म फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, और इसी तरह से उसके कुछ और वेरिएंट्स भी हैं जिसमें टर्म फ्रीक्वेंसी, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो ये कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। अब आप इसको इससे रिलेट करें, जो पिछले डाटा सेट्स हम देख रहे थे उसमें भी कमोबेश ऐसे ही था कि हमारे जो फीचर्स हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में आ रहे थे, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो रोज़ की फॉर्म में, जो हमारी एग्जांपल्स थी एक्चुअली वो रोज़ की फॉर्म में आ रही थी। जो प्रीवियस हमने डाटा सेट देखे हैं, आयरस का देखा है या ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट हमने देखा, तो इन सारे डाटा सेट्स के अंदर आपके पास रोज़ के अंदर जो है वो एग्जांपल्स आती हैं। तो सेम इज़ द केस हियर। और जो एंड वाला हमारे पास कॉलम है उसको हम वो हमारी क्लास है, ये हमारा वाई है, और जैसे हम बाकी एग्जांपल्स में देखते आ रहे हैं हमारा ये जो है ना ये एक्स बन जाएगा, जिसमें ये सारे के सारे फीचर्स होंगे। मकसद बेसिकली ये है कि हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है वो एक सेट ऑफ फीचर्स जो हैं वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो एक वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एक वेक्टर है ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट 1 को, ठीक है, और उसकी कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स। इसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 को ये वाला वेक्टर जो पूरे सारी की सारी रो है ये रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी कैटेगरी भी स्पोर्ट्स है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है ये पूरा एक मैट्रिक्स मिल गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मोस्टली जो हम टेक्स्ट को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ये टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स के अंदर, तो ये एक स्पार्स मैट्रिक्स मिलता है आपको। इसको हम कहते हैं कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। इसको हम स्पार्स मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें कि बहुत सारे ज़ीरोज़ आ रहे होंगे, ठीक है। ये ज़ीरो हैं, इस रो के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पार्स की टर्म अक्सर आपको नज़र आएगी लिटरेचर के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर, तो उसका ये मतलब होता है कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। अच्छा जी, अब जब हम टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमने डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो हमने कवर करना होते हैं। इसको आप प्री प्रोसेसिंग का स्टेप भी कह सकते हैं, इसको आप वेटिंग स्कीम्स भी कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैं जस्ट जनरली इनको कवर करूँगा क्योंकि मेरा जो फोकस है वो इस वीडियो के अंदर है कि हम नैव बेस को कैसे इन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको वैसे ब्रीफली बता देता हूँ। पहली चीज़ है फ़ीचर यूज़फुलनेस, ठीक है। फ़ीचर यूज़फुलनेस जो है उससे ये मुराद है कि कौन सा फ़ीचर ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है कि आ का वर्ड आ रहा हो या आई का वर्ड आ रहा हो, ठीक है। अब ये आ और आई का जो वर्ड है ये इतनी बेहतर इतना अच्छे फीचर्स नहीं हैं। क्यों अच्छे फीचर्स नहीं हैं, इसका अंदाज़ा आपको अभी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी क्रिकेट ज़्यादा बेहतर है ये आइडेंटिफाई करने में कि एक जो डॉक्यूमेंट है वो स्पोर्ट्स के रेलेवेंट है या आई है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि क्रिकेट जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जिनको यूज़ करके आप इस मैट्रिक्स को फिल कर सकते हैं, जो कि इस क्रिकेट डॉक्यूमेंट 1 के लिए लेट्स से क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, ज़्यादा वेट दे, ठीक है। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि कुछ हम एक स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट बना लें। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता है कि जी ये ऐसे वर्ड्स हैं, दा है, आ है, एन है, ठीक है, दिस है, दैट है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनकी एक लिस्ट बना लें और शुरू में ही इनको डॉक्यूमेंट्स में से जो है आप रिमूव कर दें। स्टॉप, इनको हम कहते हैं स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। तो स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, हम या तो वेट्स ज़्यादा दे दें उन टर्म्स को जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे ज़्यादा कि किस तरह से हम वेट दे सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया एक मिल जाए कि ये भी एक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। दूसरी चीज़ जो है वो है वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किस लिए होती है, वेरिएशंस को हैंडल करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है प्लेइंग की, तो हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर प्ले लिखा आ रहा हो, एक में प्लेड लिखा आ रहा हो,
अब क्वेश्चन ये है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स को क्या एज अ 3 डिफरेंट फीचर्स कंसीडर किया जाएगा या एक फीचर कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि प्ले हो, प्लेइंग हो या प्लेड हो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी से ही बिलोंग करेगा। तो 3 फीचर्स बनाने से मसला ये होगा कि जिसमें प्ले आ रहा है और जिसमें प्लेड आ रहा है वो डिफरेंट फीचर्स बन जाएंगे और उससे हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोअर केस कर लेते हैं वर्ड्स को, हम स्पेशल करैक्टर्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ये प्री प्रोसेसिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और वेटिंग हम किस तरह से देते हैं? वेटिंग जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हो सकता है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो बाइनरी फीचर्स की फॉर्म में हो, वो टर्म फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, वो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो, या टीएफ और आईडीएफ को कंबाइन करके, जिसे हम टीएफ आईडीएफ कहते हैं, वो वैल्यू भी हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा आपके पास ये मैट्रिक्स ही, ठीक है। ये एक्स जैसे मैट्रिक्स हम पहले देखते आ रहे थे, ये एक्स का मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसमें वैल्यूज़ फिल कैसे करनी है, ये डिफरेंट जो हैं वो उसके लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बेस रूल की तरफ आ जाते हैं। बेस रूल हमने पहले भी देखा था, और जैसे कि आपको पता है कि बेस रूल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर एक प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं ऑफ अ क्लास गिवन अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो अगर हम एक नए आने वाले डॉक्यूमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें सारी क्लासेस के लिए वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करनी होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी उस डॉक्यूमेंट के लिए सबसे ज़्यादा होगी, वो डॉक्यूमेंट हमारा जो है उसको हम वो वाली क्लास जो है वो असाइन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, बेस रूल का आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए। बेस रूल के अंदर हम जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको उसका जो है वो अपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कंडीशंस को जो है वो स्वैप हो जाती हैं कि सी गिवन डी जो है उसको हम डी गिवन सी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये बेसिकली जो है ये हमारी लाइक्लीहुड है, और ये जो है ये हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, और ये जो डॉक्यूमेंट डी है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ने देखा था लास्ट टाइम भी कि हम इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आर्ग मैक्स सी फॉर ऑल द क्लासेस इन सी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी, ठीक है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम हर क्लास के लिए ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, और जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे सी मैप, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि आर्ग मैक्स क्या करता है, आर्ग मैक्स जो है वो जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो क्लास जो है वो यहाँ पे असाइन कर देता है, ठीक है। और इसको हम जो है वो एक्सपेंड करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बेस रूल को अप्लाई करते हुए। और इसमें से जो है ये डिनोमिनेटर को हम स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस अजम्पशन जो है वो लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस अजम्पशन में ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है कि जी हमारे पास अब डी जो है वो, क्योंकि उसमें वर्ड्स हैं, तो हम x1 से लेके xn तक, लेट्स से अगर सारे वर्ड्स हैं हमारे गिवन अ क्लास, तो उसको हम अगर हम नई बेस की अजम्पशन ले लें तो उसमें हम 2 अजम्पशन लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के केस में। पहली अजम्पशन ये है हमारी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बैग ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में है, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बैग की फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोई पोजीशन या ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ए इज़ फास्टर दैन बी, ठीक है। और एक और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, लेट्स से ये डॉक्यूमेंट 1 है, और इसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 जो है वो है बी इज़ फास्टर दैन ए, ठीक है। लेट्स से 2 पर्सन्स की बात हो रही है,
तो यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड अजम्पशन अगर हम रखते हैं तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है ना, इनके सेम वेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो सेम वेक्टर बनने से मुराद है कि ये जो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ना कि जी कौन फास्टर है किससे, ये इंफॉर्मेशन एनकोड नहीं होगी, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा कोई भी, हर वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। इसे हम कहते हैं बैग ऑफ वर्ड्स अजम्पशन, ठीक है। और दूसरी जो अजम्पशन है वो कंडीशनल इंडिपेंडेंस की है। कंडीशनल इंडिपेंडेंस की हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं तो उसको हम एज इंडिपेंडेंट एक एक फीचर की प्रोबेबिलिटी जो है उसको कंडीशन करके तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है इसको हम x1 से लेके xn तक, इसको हम x1 गिवन c, x2 गिवन c, अप टू xn गिवन c, इस तरह से इसको हम कंप्यूट कर सकते हैं और इसको हम सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो कि बेसिकली हम कंप्यूट करेंगे अभी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बताई थी कि आप इसका लॉग भी ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो सम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसकी वजह से हम अंडरफ्लो जो है जिसको हम कॉमनली फेस करते हैं उससे हम बच सकते हैं।